29 साल की लड़की 55 किलो वजन और 165 लीटर के फ्रिज में 19 दिनों तक 59 टुकड़ों में कैद। नेपाल से बेंगलुरु तक की सफ़र महालक्ष्मी। आजकल कई दिनों से एक चेहरा सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है। पीला सूट पहन के मुस्कुराती हुई ये लड़की और कोई नहीं पर तकरीबन 59 टुकड़ों में अपने ही घर के फ्रिज में मृतप्राय अवस्था में मिली हुई महालक्ष्मी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्राइम की दुनिया में आज एक और वारदात के साथ आपका स्वागत है। नाम है महालक्ष्मी, उम्र तकरीबन 29 साल, वजन शायद 55 किलो के आसपास। बहन लक्ष्मी जो महालक्ष्मी की जुड़वा और बड़ी बहन थी, भाई उपकम और माता मीणा के साथ पति हेमंत दास और एक छोटी सी बच्ची के परिवार वाली जिंदगी गुजार रही थी। तो चलो दोस्तों, अब घटना को शुरू से देखते हैं और बारीकी से एक एक पहलू को आपके सामने रखते हैं। नेपाल के टीकापुर इलाके में चरणशी और मीणा नाम का एक दंपति रहता था। लगभग 1989 या 1990 के आसपास ये दंपति कमाने के उद्देश्य से तकरीबन 35 साल पहले भारत के बेंगलुरु में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद दंपति के वहाँ जुड़वा बेटियों का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है महालक्ष्मी और लक्ष्मी। फिर कुछ समय बाद दो बेटे उपकमसी और नरेशी का जन्म होता है और 6 सदस्यों का परिवार खुशी से अपना समय बिताता है। फिर बड़ी बेटी लक्ष्मी एक मुस्लिम लड़के से शादी करके अपना नाम शाहिदा बसुला रख लेती है और महालक्ष्मी की शादी नेलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ होती है। हेमंत मोबाइल की दुकान चलाता है और महालक्ष्मी एक मॉल के ब्यूटी सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करने लगती है। दोनों की यहाँ एक बेटी का भी जन्म होता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे दोनों के बीच दरार पड़ने लगती है और हेमंत के बयान के मुजब महालक्ष्मी की कई लड़कों से मित्रता थी और हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ चल रहे महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में भी उसे पता चलता है। तो दोनों के बीच बड़ा विवाद हो जाता है और रोज के झगड़े और दरार भरे रिश्ते से तंग आकर दोनों 2023 में अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद महालक्ष्मी व्याली कवल इलाके में बसप्पा गार्डन के 3 मंजिला मकान में तीसरे फ्लोर पर रहने आती है। फिर 21 सितंबर 2024 को कुछ ऐसा मंजर सामने आता है कि जिसकी वजह से सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं पर पूरा भारत हिल जाता है। 20 सितंबर शुक्रवार की रात को निचले फ्लोर पर रह रहे जीवन राम पड़ोसियों की शिकायत से तेज बदबू आ रहे मकान की ओर जाते हैं। जैसे जैसे जीवन राम तीसरे फ्लोर के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे बदबू और तीव्र आने लगती है। जीवन राम देखते हैं कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है और अंदर से बहुत ही बदबू आ रही थी। वो अपना मुंह ढक देते हैं, फिर भी बदबू इतनी तेज थी कि वहाँ एक पल भी रुकना नर्क जैसा था। जीवन राम दरवाज़ा खटखटाते हुए कई बार महालक्ष्मी को आवाज़ देते हैं, लेकिन कई बार पुकारने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। तो जीवन राम रेंट एग्रीमेंट के वक्त दिए हुए इमरजेंसी नंबर पर संपर्क करके वो महालक्ष्मी की बड़ी बहन को कॉल कर कुछ अनहोनी घटी हो ऐसी शंका जताते हैं। फिर बड़ी बहन अपनी माँ मीणा और भाई उपकम सिंह को ये बात बताती है और माँ, भाई और बड़ी बहन रात को ही महालक्ष्मी के घर पहुँचते हैं। उन लोगों की भी यही एहसास होता है जो जीवन राम ने फ़ोन पर बताया था। महालक्ष्मी के कमरे से तेज बदबू आ रही थी। एक क्षण भी वहाँ खड़ा रहने में दिक्कत हो जाए, ऐसी तीव्र दुर्गंध आने से महालक्ष्मी के परिवार को भी कुछ ना घटने की घटना घट गई हो ऐसा अंदेशा आने लगता है। फिर वो भी दरवाज़ा नॉक करते हैं पर अंदर से कोई प्रत्युत्तर ही नहीं आता है। बाद में जीवन राम से मिलकर भाई उपकम, बहन लक्ष्मी और माँ सभी जोर जोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा टूटते ही उनकी आंखें फटी ही रह जाती है। खून की एक सूखी लकीर फ्रिज की ओर जाती थी। इधर उधर मांस के लुथरे बिखरे पड़े थे और सड़ी हुई चीज़ पर रेंगने वाले कीड़े फ्रिज की तरफ जा रहे थे। बिखरे पड़े हुए मांस के लुथरे को कीड़े मकोड़े नोच रहे थे। अपनी नाक को ढकते हुए महालक्ष्मी की माँ फ्रिज की ओर आगे बढ़ती है और धीरे से फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। पहले कमरे का खौफनाक मंजर और बाद में फ्रिज के अंदर का भयानक दृश्य देखकर महालक्ष्मी के माँ की आंखें चकरा जाती है। जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था और बहुत ही लाड़ कोट से पाला था, उससे 29 साल की अपनी बेटी महालक्ष्मी के कटे हुए 2 पैर फ्रिज के पहले खाने में थे। बीच वाले खाने में और 30-40 बेटी के शरीर के टुकड़े और निचले खाने में फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी का कटा हुआ सर रखा था। माँ के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। ऐसा भयानक मंजर देखकर मौके पर ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम आती है और 2-2 रुमाल मुंह पर बांधकर वारदात वाले कमरे में दाखिल होती है।
वारदात का इतना घिनौना दृश्य और इधर उधर पड़े वारदात के सबूत को देखकर पुलिस तत्काल एफएसएल टीम को बुलाती है। एफएसएल टीम भी कमरे का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है और सबूत इकट्ठा करने लग जाती है। टीम अनुमान लगाती है कि लाश के 30 से 40 टुकड़े किए गए हैं। एफएसएल टीम भी सबूत इकट्ठा करने में कम पड़ती है और आ रही बदबू की वजह से पास आई हुई अस्पताल से मोर्चरी यानी कि मुर्दाघर में काम करने वाले लोग को बुलाकर उनकी मदद लेती है। फ्रिज बंद था, इसलिए वारदात की रात से लेकर आज तक बदबू आने में देर लगी थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि लाश के 59 टुकड़े किए गए थे। दोस्तों, ये तो थी वारदात जिसके साथ हुई उस महालक्ष्मी के बारे में जानकारी और कैसे बहुत ही बेरहमी से कातिल ने उसके साथ क्रूरता की थी। अब पुलिस के सामने हत्यारे का पता लगाने का काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि महालक्ष्मी अकेले ही रहती थी और वो भी अपनी पति से अलग। फिर पुलिस पहले तो जहां महालक्ष्मी रहती थी वहां से जांच शुरू करती है। पुलिस को आसपास के पड़ोसियों से पता चलता है कि महालक्ष्मी करीब 5 महीने पहले ही व्यालीकवल इलाके के इस प्लॉट पर रहने आई थी और ख़ास करके कोई उसे जानता भी नहीं था, क्योंकि वो रोज़ सुबह 9:30 बजे के आसपास घर से निकल जाती थी और तकरीबन 10:30 बजे तक बाहर ही रहती थी, तो ज़्यादातर कोई उसके संपर्क में नहीं था। हाँ, पुलिस को यह पता लगता है कि कई बार कोई उसको बाइक पर छोड़ने आता जाता रहता था। अब पुलिस महालक्ष्मी के अतीत के बारे में छानबीन शुरू करती है। पुलिस के सामने ये जानकारी आती है कि महालक्ष्मी पति हेमंत से 9 महीने पहले ही अलग हो गई थी और उनकी 4 साल की बेटी भी थी और बिना तलाक लिए ही वो अलग अलग रह रहे थे। बेटी अपने पिता हेमंत दास के साथ ही रहती थी। अब पुलिस हेमंत को पूछताछ करती है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी और वो महालक्ष्मी से अलग भी रह रहा था। तो शंका की पहली सुई पुलिस की पति हेमंत पर जाती है। हेमंत से पूछताछ करने पर एक और मोड़ आता है। हेमंत का कहना था कि महालक्ष्मी का उसके साथ ही सैलून में हेयर ड्रेसर के तौर पर काम कर रहे उत्तराखंड वाले अशरफ के साथ भी रिश्ता था और उसकी वजह से ही वो अलग हो गए थे और अशरफ ने कुछ वजह से महालक्ष्मी का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया होगा। यहाँ पर हेमंत ये भी बताता है कि महालक्ष्मी का अशरफ के छोटे भाई के साथ भी संबंध था। बाद में पुलिस अशरफ को कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है, पर ऐसा कुछ सामने नहीं आता कि जिसकी वजह से महालक्ष्मी की हत्या में अशरफ को गिरफ्तार किया जा सके। तो पुलिस अशरफ को क्लीन चिट दे देती है। यहाँ तक आते आते मीडिया में एक नया मोड़ आता है, जिसमें महालक्ष्मी के परिवार का कहना था कि एफएसएल टीम ने कुछ सबूत छोड़ दिए थे। जब उन्होंने कमरा खोला तब वारदात के स्थल पर खून के छींटे, मांस के लुथरे और खून के धब्बे थे, पर पुलिस और एफएसएल के मुताबिक लुमिनॉल नामक केमिकल के जरिए से फर्श को साफ कर दिया था, जिसकी वजह से जब वो वारदात पर पहुंचे तब वहां कोई भी खून के धब्बे नहीं थे, तो सुराग नहीं मिल रहा था। अब कई सारी बातें मीडिया में आई जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। मौके की वारदात से पुलिस को महालक्ष्मी का फ़ोन बरामद होता है, जिससे पता चलता है कि 2 सितंबर से महालक्ष्मी का फ़ोन बंद था और आखिरी बार 1 सितंबर को वो दफ्तर गई थी और परिवार का कहना था कि उन्हें महालक्ष्मी आखिरी बार रक्षाबंधन पर मिली थी। और बड़ी बहन लक्ष्मी का कहना था कि उसकी महालक्ष्मी की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, तब से उसे देखा नहीं था और अब उसे 59 टुकड़ों में देखकर बहुत ही हैरान हो कि कौन इस तरह एक महिला को टुकड़ों में काटता है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि परिवार से किसी ने भी इन 19 दिनों तक क्यों महालक्ष्मी का संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ मीना ने भी इतने दिनों तक अपनी बेटी का किसी भी तरह संपर्क करके हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, और कोशिश की भी हो तो महालक्ष्मी का फ़ोन सतत इतने दिनों से बंद बोल रहा था, तो उन्होंने क्यों कोई फरियाद या कोई खोज नहीं की। महालक्ष्मी के भाई के मुताबिक बहन के 3 साथी थे जो उसके ऑफिस कलीग थे, एक मैनेजर, ऑफिस कलीग और कोई एक दोस्त भी था। इसके अलावा अशरफ पर भी उसे शक था। अब जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए थे उससे ये पता चला था कि 2 सितंबर और 30 सितंबर की रात को करीब 2 बजे के
आसपास 2 लोग स्कूटी से आते हैं और नीचे स्कूटी पार्क करके वो महालक्ष्मी के घर ऊपर तीसरे फ्लोर पर आते हैं और दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाते हैं। यहाँ इतने बजे महालक्ष्मी दरवाज़ा खोलती है तो ये तो तय हो जाता है कि रात को इतने बजे जिसके लिए वो दरवाज़ा खोलती है उनको महालक्ष्मी जानती तो होगी। सीसीटीवी में ये भी सामने आता है कि जो 2 लोग रात को घर में गए थे वो बाहर वापस भी आते हैं और घर का दरवाज़ा बंद करके लॉक भी करते हैं, लेकिन 19 दिनों तक किसी ने ना घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की या तो इतने दिनों से घर क्यों बंद है वो भी किसी ने जानने की कोशिश की। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। यहाँ स्कूटी पर आने वाले 2 लोग, इसके अलावा पति हेमंत दास, अशरफ का छोटा भाई, उपकम ने बहन के जो 3 साथी के नाम बताए थे वो, इस तरह कुल मिलाकर 8 पुरुषों के बीच महालक्ष्मी की मिस्ट्री घूमने लगती है। अब नया मोड़ तब आता है जिसमें पुलिस को सीडीआर के हवाले से महालक्ष्मी के मोबाइल से एक और नए आदमी का पता चलता है, जिसका नाम पहले तो पुलिस गुप्त रखती है क्योंकि वो सतर्क होकर कहीं पुलिस की पकड़ से नाश्ता फिरता ना रहे। लेकिन पुलिस उस तक पहुंचे उससे पहले ही 25 सितंबर को पुलिस को इस वारदात में एक नए ही मोड़ का सामना करना पड़ता है, जिस पर पुलिस को पक्का शक था और पुलिस को महालक्ष्मी के मोबाइल से जो नए आदमी का नाम पता चलता है, हालांकि वो बेंगलुरु छोड़कर उड़ीसा की ओर गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिलती है। तो मित्रों, पुलिस जिस आदमी की बात कर रही थी उसका नाम था मुक्तिरंजन प्रताप राय। फिर पुलिस उस आदमी के बारे में छानबीन गहराई से करती है। मित्रों, यहाँ पुलिस और मीडिया ने जो कहा उसके मुताबिक मुक्तिरंजन उड़ीसा के फंडी गांव का रहने वाला था और वो यहाँ महालक्ष्मी के साथ ही काम करता था। महालक्ष्मी की हत्या के बाद से ही वो लापता था और पुलिस को चकमा दे रहा था। उसी बीच ये खबर सामने आती है कि महालक्ष्मी की हत्या के मुख्य आरोपी मुक्तिरंजन प्रताप राय ने उड़ीसा में आत्महत्या कर ली है। सेंट्रल बेंगलुरु के डीसीपी शेखर एच ने जानकारी दी कि उड़ीसा के भद्रक जिले के भुइनपुर गांव के पास एक पेड़ पर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। यहाँ के पुलिस प्रभारी अधिकारी शांतनु कुमार जेना के मुताबिक उनको आत्महत्या की सूचना मिली थी और मृतक की पहचान मुक्तिरंजन राय के रूप में की गई थी। उनको करीब सुबह 8:15 पर रिपोर्ट मिली थी और सुबह करीब 9 बजे पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा था और बाद में उसके परिवार को सौंप दिया था। उड़ीसा के अतिरिक्त महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के संजय कुमार ने कहा कि पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुई है और उसमें खुद अपराधी मुक्तिरंजन राय ने कथित तौर पर अपराध करने की बात स्वीकार की है। और उड़ीसा पुलिस के अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर यह भी पुष्टि की कि महालक्ष्मी की हत्याकांड का आरोपी वही है। फिर उड़ीसा पुलिस बताती है कि यह अब एक अदालती दस्तावेज होने की वजह से सुसाइड नोट को अपने हस्तक लेने के लिए बेंगलुरु पुलिस को पहले एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और अदालत की अनुमति लेनी होगी। अब पुलिस मुक्तिरंजन के भाई का संपर्क करती है। यहाँ मर्डर की गुत्थी थोड़ी सुलझ जाती है। डेथ नोट में मुक्तिरंजन ने खुद कबूल किया था कि 3 सितंबर को वो महालक्ष्मी को मिलने उसके घर गया था और कुछ बात पर हमारे बीच बहस हो जाती है तो महालक्ष्मी मुझ पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और क्रोध के आवेश में ही मैं उसको मार देता हूँ। फिर लाश के 59 टुकड़े कर फ्रिज में रख देता हूँ और कमरे में रहे खून के धब्बे को साफ करने का भी प्रयास करता हूँ क्योंकि लोगों को बदबू भी ना आए, लेकिन डर के मारे में जल्दी वहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे महालक्ष्मी का स्वभाव और बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मुझको बाद में उसकी हत्या करने का पछतावा भी बहुत होता है क्योंकि क्रोध के आवेश में मैंने जो भी किया वो बहुत ही गलत था। मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफ़ी पैसे भी खर्च किए थे। वो मुझे किडनैपिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि महालक्ष्मी का कई और लोगों के साथ भी रिश्ता था और इसकी वजह से मुक्तिरंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़े होते थे। बाद में दोनों के झगड़े पुलिस तक भी पहुँच जाते हैं और इसके लिए मुक्तिरंजन पुलिस की चंगुल से छूटने के लिए 10,000 की रिश्वत भी देता है। मुक्तिरंजन ने सुसाइड नोट महालक्ष्मी की हत्या के 10 दिन बाद 13 सितंबर को ही लिख दी थी और वो आत्महत्या 25 सितंबर को करता है।
पुलिस को जिस माल में महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन काम कर रहे थे वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन दोनों ही 1 सितंबर के बाद से काम पर ही नहीं आए थे। पुलिस को महालक्ष्मी के मोबाइल से मुक्ति रंजन का नाम सामने आया था। फिर मुक्ति रंजन के फ़ोन लोकेशन से पता चला कि वो 2 और 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर के आसपास ही था। मुक्ति पास में ही थोड़ी दूर अपने भाई सत्यरंजन के साथ रहता था। सत्यरंजन बताता है कि 3 सितंबर को मुक्ति ने फ़ोन करके उसको तुरंत घर खाली करके कहीं और शिफ्ट होने को कहा था। फिर जब मुलाकात होते ही तो मुक्ति अपने भाई सत्यरंजन को महालक्ष्मी के साथ जो किया वो बता देता है और फिर गांव चला जाता है। बाद में वो भुवनेश्वर कोलकाता से अपने गांव जाता है और यहाँ वो नया सिम ले लेता है, पर अपने पुराने मोबाइल में ही नया सिम डालता है तो पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल जाता है। 24 सितंबर रात के करीब 10 बजे मुक्ति अपने गांव जाकर माँ को भी महालक्ष्मी की हत्या के बारे में बताता है और 6 घंटे बाद वो पिता की बाइक लेकर घर से चला जाता है और सुबह फंडी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर आए कब्रिस्तान से पेड़ से लटकी हुई मुक्ति की लाश मिलती है। 2 साल बाद मुक्ति घर आया था। टेंशन में होने के बावजूद भी वो माँ से चाय और खाना मांगता है और सुबह 4 बजे वो लैपटॉप, अंगूठी और चेन लेकर चला जाता है। उसकी बैग में से सुसाइड नोट मिलती है और यहाँ महालक्ष्मी के वारदात की गुत्थी शायद सुलझ जाती है, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे ही अनसुलझे रह जाते हैं। भले ही मुक्ति की सुसाइड नोट से यह गुत्थी सुलझ गई हो, पर हमारे सामने कई सवाल ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक, रात को स्कूटी पर 2 लोग आए थे, उनमें से एक मुक्ति था तो दूसरा कौन था? मुक्ति ने जिस हथियार से ये वारदात को अंजाम दिया था वो हथियार कहाँ है? मुक्ति और महालक्ष्मी के झगड़े की असली वजह क्या थी? महालक्ष्मी के परिवार पुलिस के वारदात के मौके पर जो मंजर था उसके बयान क्यों अलग अलग थे? 19 दिनों तक महालक्ष्मी का उसके किसी भी करीबी ने संपर्क क्यों नहीं किया? पति हेमंत दास, बाद में अशरफ, और फिर हेमंत दास ने जो बताया था वो अशरफ के छोटे भाई से। महालक्ष्मी का रिश्ता किस किस वजह से टूटा? अगर महालक्ष्मी के जीवन में कोई और आया था कि जिसकी वजह से उसके और मुक्ति के बीच में झगड़े होते थे, तो फिर वो कौन था जिसके साथ अभी महालक्ष्मी के संबंध थे? मुक्ति ने खुदकुशी की, उसकी असली वजह क्या थी? क्योंकि सुसाइड नोट में उसने अपनी खुदकुशी का कोई जिक्र किया है या नहीं वो पुलिस ने नहीं बताया। क्या किसी ने महालक्ष्मी की वारदात को दबाने के लिए मुक्ति की आत्महत्या का ही तो नया मोड़ नहीं दिया है? मुक्ति ने 13 सितंबर को नोट लिखी थी तो क्यों 25 सितंबर को सुसाइड किया? तो मित्रों, ऐसे कई सवालों के साथ ये वारदात भी हर वारदात की तरह थोड़ी अनसुलझी ही रह जाती है। और इसके साथ ही अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई खौफनाक वारदात के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।